नमस्ते मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मनुस्मृति स्वाध्याय की इस कक्षा में। कुछ मित्रों ने बहुत अच्छे रिस्पांस दिए हैं, बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पांस रहा है। चलिए मित्रों, इसी में ही हम आगे का श्लोक सुनते हैं। ग्राम दोषान् समुत्पन्नान् ग्रामिकः शनकैः स्वयं शंसेद्ग्रामदशेषाय दशेशो विंशतिशिने। इस श्लोक में कहा गया है कि इसी प्रकार प्रबंध करे और आज्ञा देवे कि वह एक एक ग्रामों के पति ग्रामों में नित्य प्रति जो जो दोष उत्पन्न हो उनको गुप्तता से 10 ग्राम के पति को विदित करे और वह 10 ग्राम अधिपति उसी प्रकार से 20 ग्राम के जो स्वामी हैं वो उनको रिपोर्टिंग करे। और वो जो रिपोर्टिंग है कब कहा गया है? नित्य प्रति उनको जनवा देवे, अर्थात जो उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है अपने अपर अधिकारी के लिए, ऊपर वाले अधिकारी के लिए, उस पर जो अकाउंटेबिलिटी है वो निर्धारित की है प्रतिदिन के लिए, अर्थात ऊपर जाकर के वो अपनी रिपोर्टिंग प्रतिदिन देवे। अगले श्लोक में सुनते हैं क्या कहा गया है। विंशतिशस्तु तत्सर्वं शतेशाय निवेदये शंसेद्ग्रामशतेशस्तु सहस्त्रपतये स्वयं। इस श्लोक में कहा गया है और 20 गांवों का जो अधिपति है, 20 गांवों के वर्तमान को, और जो 100 ग्राम अधिपति है उसको नित्य प्रति निवेदन करे। वैसे ही 100 ग्रामों के जो पति हैं, अर्थात जो उनके ऊपर जो बैठे हुए अधिकारी हैं, आप अर्थात जितने भी 1000 ग्रामों के स्वामी हैं, 100 ग्रामों के वर्तमान की प्रतिदिन 1000 वालों को अपनी रिपोर्टिंग किया करें। अब इस प्रकार से हम इसका अनुशीलन भी कर देते हैं। केंद्रीय कार्यालय राजधानी, अर्थात जो राजा का किला होता है वो है। प्रत्येक नगर में एक सचिवालय, फिर 100 गांवों का एक मुख्य कार्यालय, फिर उसके नीचे 20 गांवों का कार्यालय, फिर 10 गांवों का एक कार्यालय, फिर 5 गांवों का एक कार्यालय और 2 गांवों का फिर एक कार्यालय। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। इस प्रकार से आप इसको पूरी डिटेल में समझ भी सकते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था उस टाइम पर बताई गई थी। अब हम अगले श्लोक पर पहुँचते हैं, सुनते हैं कि मनु महाराज इसमें क्या कहते हैं। और ये मनुस्मृति के हिसाब से 120वां श्लोक है। विशुद्ध मनुस्मृति में यह 92 यानी कि 92वें नंबर का श्लोक है। तेषां ग्राम्याणि कार्याणि पृथक् कार्याणि चैव हि राज्ञो अन्यः सचिवः स्निग्धः एतानि पश्येततीन्द्रितः। तो इस श्लोक में कहा गया है कि उन पूर्वोक्त अध्यायों, अर्थात जो हमने 116 और 117 के गांवों से संबद्ध राजकार्यों को और अन्य भिन्न भिन्न कार्यों को भी जो राजा का एक विश्वास पात्र प्रमुख मंत्री है आलस्य रहित होकर के उन सब को देखे और एक एक 10-10 सहस्त्र ग्रामों पर जो सभापति हैं वो भी वैसे ही करते जाएं। अर्थात जो लास्ट रिपोर्ट है और जिसका समाधान नीचे वाले लोग नहीं कर पाए हैं उनको तो वो जो राजा के निकट सबसे अच्छा बड़ा अधिकारी जो नियुक्त किया गया है, और वो राजा भी कौन, विश्वास पात्र भी हो और आलस्य से रहित भी हो, उनके पास में तो लास्ट रिपोर्ट पहुंचे। लेकिन उससे पहले ही वो अपना जो नीचे नीचे वाले हैं अपने अपने स्तर पर उनको निपटाते रहें। अगली बात क्या कही गई है कि जो अध्यक्ष है वो अपने से नीचे नीचे वाले कार्यालयों में
आलस्य प्रमाद को छोड़ करके न्यायाधीश राजपुरुषों के कामों को वहां पर सदा घूम घूम करके देखता रहे। अर्थात ऐसा ना हो जाए कि जो छोटे वाला है वही आपके पास में आएगा और वही रिपोर्टिंग करेगा, तभी आप जाकर के उसकी सहायता करेंगे। ऐसा मन में विचार ना लाएं। स्वयं भी जा कर के बीच बीच में अपने से नीचे वाले कार्यालयों में घूमते रहें, पता करते रहें, वहाँ पर अनुशासन को बनाए रखें। इससे जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से तो चलती ही चलती है, बल्कि साथ ही साथ जो फैसले करने की जो स्पीड है उसमें भी तेजी आती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नगरों में सचिवालय का निर्माण किस प्रकार से हो, इसमें बताया गया है। नगरे नगरे च एकं कुर्यात् सर्वार्थचिन्तकम् उच्चैः स्थानं घोररूपम् नक्षत्राणामिव गृहम्। राजा बड़े बड़े प्रत्येक नगर में एक एक, जैसे नक्षत्रों के बीच में एक चंद्रमा है, इसी प्रकार से विशाल और देखने में प्रभावकारी, भयंकारी, यानी कि जिससे कि भय लगे, अर्थात जिसे देख करके या जिसका ध्यान करके ही प्रजाओं में नियम के विरुद्ध चलने में भय उत्पन्न हो जाए। सर्व अर्थ चिंतकम, जिसमें सब राज्यकारियों के चिंतन और प्रजाओं की व्यवस्था और कार्यों के संचालन का प्रबंध हो, ऐसा उच्च स्थानम अर्थात ऊंचा भवन अर्थात सचिवालय कुर्यात अर्थात बनावे। बड़े बड़े नगरों में एक एक विचार करने वाली सभा का सुंदर, उच्च और विशाल, जैसे कि चंद्रमा है, वैसा ही एक एक घर बनावे, यानी कि भवन बनावे। उसमें बड़े बड़े विद्यावृद्ध की, जिन्होंने विद्या से सब प्रकार की परीक्षा की हुई हो, वे बैठ करके विचार किया करें। जिन नियमों से राजा और प्रजा की उन्नति हो, वैसे वैसे नियम और विद्या प्रकाशित किया करे। इस प्रकार से मनु महाराज इस श्लोक में कहते हैं। अब थोड़ा यहाँ पर हमको रुकना पड़ेगा। रुक करके हमें देखना चाहिए पीछे मुड़ करके कि क्या इस प्रकार की व्यवस्था प्रत्येक देश के अंदर नहीं है? क्या हजारों वर्षों से जो विधि, जो न्याय व्यवस्था चली आ रही थी, क्या प्रत्येक देश ने हमारे यहाँ से अडॉप्ट उसको नहीं किया? हमको सबसे प्राचीन सभ्यता कहा जाता है, तो क्या वो सभ्यता अनुशासनहीन थी? जिस समय पर हमारे यहाँ पर सभ्यता चरम पर थी, उस समय तो आज जिनको सभ्य कहा जा रहा है, जिनसे चोरी करके सामान लिया जा रहा है, उन लोगों के पास में उठने बैठने, इवन जो टॉयलेट पेशाब आदि जाना होता है उस तक की तमीज़ नहीं थी। खाने पीने तक की उनके पास तमीज़ नहीं थी। लेकिन क्या हो गया है कि हमारी चीज़ जब तक विदेश से वापस घूम करके यहाँ ना आ जाए, हमको उस चीज़ की इज्जत नहीं रही है। क्योंकि 1000 साल गुलाम जो रहा है, तो गुलामी की जो मानसिकता है उसकी वजह से दिमाग के अंदर कीड़े पड़ चुके हैं। इसी वजह से यही मनुस्मृति अब विदेशों से घूम कर आई तो कह रहे हैं कि देखिए ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। आयुर्वेद में आप देख लीजिए, अमेरिकन कंपनीज, चाइनीज़ कंपनीज वो अच्छा कर रही हैं। जब भारत में इसी चीज़ को बताया जा रहा था तब कुछ नहीं था, तब षड्यंत्र करने वाले लोग बता रहे थे कि आयुर्वेद में तो कुछ भी नहीं है। आज पूरा विश्व आयुर्वेद को अपना रहा है। लेकिन ये जो संकीर्ण मानसिकता के कूपमंडूक हैं, जिनके पास में सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है, वो लोग अपने अपने कुओं में पड़े पड़े टर कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। योग, ध्यान, प्राणायाम और आयुर्वेद ने विश्व के अंदर जो तहलका मचाया है, ये सही समय रहते भारतीय लोगों ने इनके पेटेंट्स करवा लिए, नहीं तो ये भी आज विदेशों से ही आता और हम कह रहे होते कि आयुर्वेद की जो शुरुआत हुई थी भैया वो तो अमेरिका में और इंग्लैंड में हुई थी और वहाँ से ले लिया, नहीं तो भारत में तो था ही क्या। हमेशा लोगों को ये कोसने की आदत पड़ गई है कि भारत में तो था ही कुछ नहीं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि भारत में ये था, भारत में वो था, लेकिन क्या था वो बताना नहीं है, उसके ऊपर स्टडी करनी नहीं है, उसका जो पठन पाठन है वो करना नहीं है, उसके अंदर की जो गूढ़तम रहस्य है वो बताना नहीं है। तो इस तरीके से भी काम नहीं चलेगा।
इस वजह से सिर्फ बैठ करके, कई बार मैं देखता हूँ राजीव भाई के स्पीचेस सुनते हैं, ये था वो था वो था ये था, अब क्या है या आप क्या कर रहे हैं, कब तक सिर्फ सुनते रहेंगे? कभी तो अपनी रिसर्च भी सामने लाइए, उसको प्रकट कीजिए। इसलिए ये समय है कि उनके बताए हुए मार्ग से प्रेरित होकर के अब अगला स्टेप करें। वो बताते थे कि कभी गुरुकुल थे तो ऐसा था, तो वास्तव में अगर ऐसा था तो एक बार इन चीज़ों को भी हमने प्रचारित प्रसारित करना पड़ेगा। इन वीडियोस को भी मैं चाहता हूं कि आप प्रचारित प्रसारित करें, लोगों को बताइए कि जिन देशों को गुलाम बनाया गया वो क्यों बनाया गया, क्योंकि हम इन चीज़ों को भूल गए। हम मांसाहार शराब आदि में फंस गए, हम ढोंगी बाबाओं के चक्कर में फंस गए, हम इस्लामिक प्रोपेगेंडा चलाने वाले कथावाचकों के प्रोपेगेंडा में फंस गए, इस वजह से हम गुलाम हुए। सनातनी बनिए। सनातन वैदिक जो शब्द है वो हमारे धार्मिक ग्रंथों का है। धार्मिक ग्रंथ बताएंगे कि आपकी पहचान क्या है, ना कि 18-20 देशों से लाया गया कॉपी पेस्ट नामक पुस्तक बताएगा कि आप क्या हैं। वहाँ तो बता दिया कि आप हिंदू हो, और अब हर कोई ढपली बजा रहा है कि हम तो हिंदू हैं, हम तो हिंदू हैं, जबकि नहीं, कोई धार्मिक ग्रंथ आपको हिंदू नहीं कह रहा है, वहाँ हिंदू शब्द ही नहीं है। इस वजह से आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इन सब चीज़ों का प्रचार प्रसार उसी मुखर रूप से करें जिस प्रकार से आप अपने भारत के गौरव का प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन ये नहीं बताता कोई कि वो गौरव था क्या, ये है वो गौरव। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली जो स्वाध्याय कक्षा है उसमें हम इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। प्रणवंतो विश्वमार्यम।